सुमित हमारे साथ मौजूद हैं आज का सुपर शेयर लेकर। बताइए सुमित, कौन सा स्टॉक है? शुक्रिया दीपाली। आज जो कंपनी चुनी गई और रियल एस्टेट स्पेस से है, अजमेरा रियल्टी को चुना है। चुनने की वजह पहले तो कंपनी जो है वो मुंबई, अहमदाबाद, इवन बहरीन तक में कंपनी के प्रोजेक्ट्स का कामकाज कर रहे हैं और कंपनी एग्जीक्यूट भी कर रही है, इजीली उनको एग्जीक्यूट भी कर रही है। इस क्वार्टर के नंबर्स आने वाले 28 जुलाई को एक अनुमान लगाया जा रहा है कि बेहतर नंबर आ सकते हैं। स्टैंड लोन आधार पर कंपनी का मुनाफा करीब 2.5 गुना बढ़ने का अनुमान है। बिक्री फ्रंट पर भी करीब 2 गुने के आसपास की बढ़त देखने को मिल सकती है बिक्री पे। ना केवल ये कंपनी के नंबर्स लो बेस की वजह चलेंगे, बल्कि ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी देखें तो करीब 10% ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। नेट प्रॉफिट आधार पर भी करीब 3 से 4% के आसपास नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। कंपनी ने अपने इंटरेस्ट कॉस्ट को सब्सटेंशियली रिड्यूस किया है पिछले 3 सालों में, क्योंकि 2014 तक लगातार कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ी थी, लेकिन 2014 से लेकर अब तक कंपनी ने अपने इंटरेस्ट कॉस्ट को बहुत तेजी से रिड्यूस किया है। कैश फ्लो साउंड हो रहे हैं, लेकिन इस ड्यूरेशन में, मतलब इतने बड़े डेट के बावजूद भी कंपनी ने जो डिविडेंड पे ऑफ्स हैं वो लगातार किए हैं। 2015-2016 तक कंपनी लगातार डिविडेंड पे ऑफ करती चली आ रही है। एक अच्छा डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड भी है, करीब 2.5 से 3% के आसपास की मौजूदा डिविडेंड यील्ड भी है। शेयर बुक वैल्यू के आसपास ही कामकाज कर रहा है, 140 रुपये की बुक वैल्यू है और उन्हीं के स्तरों के आसपास ही शेयर कामकाज करता है, तो बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। एक अहम चीज़ जिसकी वजह से चुना गया वो इसकी वैल्यूएशन। अगर आप FY17 की अनुमानित EPS देखें तो करीब 15 रुपये के आसपास के हैं और महज 10 के मल्टीपल पर शेयर कामकाज कर रहा है, जबकि पूरा सेक्टर 26 के मल्टीपल पर कामकाज करता है। इवन DLF जैसी बड़ी कंपनियां भी 17 से 18 के मल्टीपल पर कामकाज करते हैं। तो हाई वैल्यूएशन के बीच में एक अच्छे वैल्यूएशन पर ये कंपनी अवेलेबल है। वैसे भी रियल एस्टेट स्पेस के अंदर काफ़ी समय बाइंग आई नहीं है, अगर कुछ भी बाइंग आती है तो शायद ये शेयर परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़े। सादिफ की एक रिपोर्ट को रिफर किया, उनका मानना है करीब 180 रुपये तक की चाल भी शेयर दिखा सकता है। सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का स्टॉक है अजमेर रियल्टी करीब 162.35 पे लगभग ऑलमोस्ट हाई पे कारोबार का। नताशा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई। सभी काउंटर्स और इंडिसेस पर रखी। अब हमारे साथ एक और खास मेहमान है एंड्रयू ऑलर बात करने के लिए। एंड्रयू, थैंक्स वेरी मच जॉइनिंग अस एंड आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस रेनी सीजन इन मुंबई, बट what exactly your outlook on this earnings season, the kind of number we are witnessing right now, and Reliance in the oil and gas space, Infosys in the IT, and Axis Bank in the private banking space. What exactly your outlook on the entire earnings season right now? No, I think you're right. I mean, the earnings season has been, the start of it anyway, has been quite disappointing. I think the analyst community, which had been kind of upgrading forecasts, maybe they'll have to pull it down already for the year. But in our view anyway, before the monsoon started, we were looking at earnings growth of 5 to 10%. So it's in line with that expectation at the moment. But yeah, I mean, the IT sector was pretty bad, and I think the outlook for the IT sector, given the run up to the elections in the US, looks pretty bad actually. So I would be a sector we've been avoiding anyway for a long time, and we continue to do that. जय, शुक्रिया आपका, आप शो में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स पर आपने कमेंट्स, अभिजीत आपने अपने सभी स्टॉक्स पर कमेंट शेयर किए, शुक्रिया आपका। कमिंग बैक टू एंड्रयू, व्हाट्स योर व्यू ऑन प्राइवेट बैंक, स्पेशली द काइंड ऑफ अर्निंग्स वी हैव सीन ऑफ एक्सिस बैंक, ह्यूज deteriorating numbers bank have posted, and FY17 also looks weak in terms of NPL recognition. So what's your view on private banks right now, especially Axis Bank? Do you see risk reward ratio attractive at this point of level, or you will stay away from banks right now? No, I think with if I look at the what Axis Bank have said previously and what they, the results came out, I think it's in line with what they've been commenting to the analyst community. So I don't think there's anything, kind of new there. I think the disappointment obviously is that, slippages are still there. I think, again, we've got a bit more hopeful that things will be maybe recovering a bit quicker for the private banks. It's not like that. So therefore, I think it just brings us back to that. There's a big problem out there, which is not going away very quickly. So despite what bank managements have been saying in terms of that the worst might be behind us, it's still ongoing, and I think that's the message that the banking community is now starting to give out more clearly, and I think those are reflected in Axis Bank's results. Although I would say that HDFC results, whilst showing some slippage, were not so bad at all and showed healthy growth. So I'm not so worried in terms of their results. But I suppose now as we look towards the PSU banks, again, they haven't been recapitalised, they've still got lots of problems. So, they might have had a very sharp rally, but it's something we wouldn't be even contemplating buying at this rate.
But Andrew, how will you read the other side of the coin? I mean, I'm talking about the PSU banks. I'm just putting instance of State Bank of Bikaner and Jaipur. I mean, their gross NPAs went up by 200 basis points. Their net NPAs went up by almost 150 basis points. Their provisioning is, I think, went up by almost 3 times. So, and considering the fact that, I mean, during the last 2 months, you've seen that the markets have shown good interest in PSU banks. They have moved up approximately 10 to 15%. Do you think that risk-reward ratio at this price of level is decent in in PSU banking basket? You see, what we've seen here is a broad rally in the markets, and it's pushed everything up, including the kind of stocks which, for whether it's corporate governance issues or whether it's NPA problems, everything's moved up with with the markets. Once this liquidity-driven global market bubble bursts, then obviously these will be the first ones to people will sell. So the risk-reward ratio, to answer your question, is too high in PSU banks. There's no fundamental reason to be in them. From what I can see, the finance ministry has done nothing to address the situation. And if your better banks are still struggling with NPA problems, then I can be assured that the PSU banks must be suffering even worse. So it's a sector where it's a subsector we're not inclined to be looking at. Andrew, also, how do you read the Kane India and Vedanta merger? Because Kane India and Vedanta merger have been revised, and it's sealed with revised terms. Though they have tried to sweeten the deal, but that is not reflecting in stock prices in today's trade, for that matter. But how do you read this deal with revised terms, and what would be the strategy of investor from here on both these stocks? Yeah, I mean, obviously, as you said, it's been sweetened, so it'll probably go through now. I think you've got to wait quite a number of months before the deal would be completed anyway. So I think the stocks don't do very much in the short term. Obviously, Vedanta will kind of run around in terms of the share price, in terms of commodity prices, but we're a little bit more negative on commodity prices in the shorter term as well. So both stocks have had Vedanta's had a great run in the past 3-4 months, along with all the kind of commodity stocks. We think that time is over now, and it's probably time to be kind of taking profits if you have them. It's not a. Let me put it this way: it's not an area where we would want to be necessarily invested at this point of time. So let the deal go through. We'll look at it again once that goes through. इस बीच एक हमारे साथ एक और खास मेहमान है राहुल अरोड़ा हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं इस वक्त। राहुल, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। राहुल, इस अर्निंग सीजन को आप कैसे देखते हैं, जिसकी शुरुआत अगर आप देखें इन्फोसिस ने बहुत अच्छी नहीं करी, और मैं एक और चीज़ देख रहा था राहुल, आई मीन आप देखिए, मैं अल्ट्राटेक सीमेंट को देख रहा था। मैं बस इसी अर्निंग सीजन में आपके आगे उदाहरण रखना चाहता हूँ। जो अच्छा है बाजार उसको खरीदने में बड़ा इंटरेस्टेड है, वैल्यूएशंस को ज़्यादा शायद रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है इस वक्त। एल&टी को देखिए, आई मीन अभी भी अगर आप देखें पिछले क्वार्टर से लेकर अब तक 400 रुपये का मुंह दे चुका है, 300 रुपये का मुंह दे चुका है। अल्ट्राटेक सीमेंट को देखिए, बीते एक क्वार्टर में, 2 क्वार्टर में लगभग 1000 रुपये का मुंह दे चुका है। इस अर्निंग सीजन के बाद आपका एग्जैक्टली अप्रोच क्या होगी, बाय स्ट्रेंथ या फिर बाय वीकनेस? देखिए, जिस तरह से शुरुआत हुई है वो एग्जैक्टली एज पर प्लान नहीं गया है। आईटी की काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स रहे हैं, और संभावना है कि आगे जाके भी काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट्स होंगे। बैंक्स भी कुछ खास फिलहाल अब तक नहीं रहे हैं। लीवर के भी रिजल्ट्स आप देख लीजिए, तो आई थिंक एक तरफ से थोड़ा ओनस Q2 पे आ जाता है कि Q2 कितना बेटर होगा Q1 के मुकाबले, क्योंकि लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बिल्ड कर ली थी इस रैली में। 3 जो डोमेस्टिक फैक्टर्स थे वो आपके थे मॉनसून, जीएसटी और अर्निंग्स। मार्केट प्रेडोमिनेटली अर्निंग्स पे चलता है, बाकी सब वेरिएबल फैक्टर्स आते जाते रहते हैं। तो आई थिंक फिलहाल तो इट हैज़ नॉट गॉट ऑफ टू द बेस्ट स्टार्ट, इट हैज़ नॉट गॉन एज पर प्लान। तो ओनर ज़्यादा Q2 पे आ जाता है। आई एम लिटिल डिसअपॉइंटेड। आई थॉट कि एटलीस्ट बैंक्स में Q1Q हमें थोड़ा इंप्रूवमेंट मिलने की संभावना थी, पर वो हुआ नहीं है। और आईटी तो बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहा है। तो आई थिंक Q1 का अगर हम एविडेंस लें तो आई थिंक FY जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, आपको डेफिनेटली फॉर द फुल एग्रीगेट ईयर आप देखेंगे कि अर्निंग्स फिर से
डाउनवर्ड रिवाइज होंगे। इसका मतलब ये है कि आपका जो अपसाइड है आई थिंक 8800 9000 फॉर द ईयर वर्चुअली कैप हो जाएगा। Andrew, GST bill is likely to be tabled this week, probably Tuesday. So, do you think if GST bill goes through, it could propel markets toward all-time high in next few weeks to come if it goes through? It depends on what form it goes through, obviously, but no, I really don't think so. I mean, I think GST has been priced in very much now into the markets. And it's not going to be a big bumper for GDP growth. It's going to take time over the next few years for that to kind of filter through. But it's good for obviously for India longer term. But I don't think it's an earnings kicker. For this year, so I think it's just one of those factors which, if it plays on the back of good monsoons, which it's looking likely, plus the 7 pay commission, I think all of that kind of makes it more positive. But again, we're looking at very much the Indian market here, and I think globally we still have concerns that there's a lot of negatives out there, and I just, personally, I just can't believe that, if Europe and the UK is kind of nearing recession, and that would represent, one of the largest, in terms of GDP and trading, that America and China can say they have there's no impact on them. It just doesn't make sense to me. So I think we're treading on thin ice here, just helped by liquidity. So I'm a bit wary globally about what's happening at the moment. राहुल, आप पिछली बार या फिर उससे भी पहले जितनी बार भी आए हैं, मेरा आपसे एक डेडिकेटेड डिस्कशन होता है एफएमसीजी पर, और इस बार मैं ये डिस्कशन शायद कोलगेट तक सीमित नहीं रखना चाहूँगा। मैं ये डिस्कशन थोड़ा सा और ब्रॉड करना चाहूँगा, जिसमें मैं HUL, ITC, डाबर मेडिको सबके बारे में बात करना चाहूँगा। एंड स्पेशली राहुल, एक ऐसी स्थिति में जब ये स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पर हैं, आप इनको हाई PE पे भी आप देखें एंटरटेन करते हैं, लेकिन राहुल जिस तरीके से HUL के वॉल्यूम्स ड्राइव हुए, और मैंने कुछ विशेषज्ञों को ये भी कहते हुए सुना है कि आप 4% वॉल्यूम्स ग्रोथ देख रहे हैं, अगर ये Q3 तक Q4 तक 3 और 2 पे ना चली जाए तो शायद कोई बड़ी बात नहीं होगी। ऐसे में क्या आप कंफर्टेबल हैं FMCG में इस वक्त? देखिए, इस पर्टिकुलर सेक्टर को देखने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक, आपको इसमें ये कंफर्ट तो है कि थोड़ा बहुत ग्रोथ आपको फिर भी मिलेगा। आप कमोडिटीज ले लीजिए, कैपिटल गुड्स ले लीजिए, आईटी ले लीजिए, आपको वर्चुअल थ्रेट है कि ईपीएस डिक्लाइन आने की संभावना है। तो मार्केट इस सेक्टर को वैल्यूएशंस क्यों देता है? क्योंकि ग्रोथ रेट भले ही स्लो डाउन हो जाए रिलेटिव टू इट्स ओन पास्ट हिस्ट्री और रिलेटिव टू पीयर्स, लेकिन आपको थोड़ी बहुत ग्रोथ फिर भी दिखेगी और इसमें ज्यादा उम्मीद रहती है। अगर आपने HUL के मैनेजमेंट को सुना था, उन्होंने कहा था कि मॉनसून्स हैव एक्चुअली provided them with a good fillip going into Q2. तो I don't think इस मॉनसून के चलते हुए इस सेक्टर में अभी बिकवाली करना सेंस बनता है। मार्केट इसलिए वैल्यूएशन देता है क्योंकि उसको ग्रोथ विजिबिलिटी है। आई टोटली टेक योर पॉइंट कि 4% इज नॉट अ गुड नंबर। आईटीसी में सिगरेट्स ग्रोथ है 3 to 4% इज नॉट अ गुड नंबर। कोलगेट 4% इज नॉट अ गुड नंबर। आई टोटली बाय योर पॉइंट। पर आज की डेट में आप मुझे ये बताइए कि फ्रंटलाइन आईटी में आपको 4% वॉल्यूम ग्रोथ नहीं दे पा रहा है। जिस तरह के आईटी नंबर्स आए हैं, इट इज ऑलमोस्ट अज्यूमिंग अ 5% प्लस Q-on-Q ग्रोथ इन Q2, जो नहीं आने वाला है। तो वो आप रीसेट करेंगे। तो आप फंड मैनेजर की तरह सोचिए कि आपको थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स डिप्लॉय करने हैं, जहां पे आपको एंट्री एग्जिट भी आराम से मिल जाए और जहां आपको ग्रोथ दिखे। तो ऑन अ रिलेटिव ट्रेड आपको एफएमसीजी के वैल्यूएशन ज्यादा गिरते हुए नहीं दिखेंगे, स्पेशली बिकॉज ऑफ द मॉनसून्स करेक्टिंग। मेरा एक्चुअली एक टोटली डिफरेंट थॉट प्रोसेस है। अगर आपको एफएमसीजी कंपनीज अंडर 30 टाइम्स मिलने लगे तो देन इट्स अ वेरी बैड स्टेटमेंट ऑन इंडियाज इकोनॉमी। आई मीन इंडिया बिकम्स अ टोटल सेल। The fact that valuations are sustaining at such high levels means people are ready to pay for growth. So I think that should not be questioned at this time particularly, because कम से कम थोड़ा बहुत आपको growth दिख तो रहा है compared to all the other sectors. That's how I think a fund manager would be thinking. जी, लेकिन राहुल, अब तक का जो अर्निंग सीजन रहा है या फिर बाकी का अर्निंग सीजन जो रिमेनिंग है, जो प्रोजेक्शंस है उसको लेकर, उसको देखते हुए क्या कोई चर्निंग आपने अपने पोर्टफोलियो में की है? कुछ स्टॉक्स जिनको ऐड किया है, फिर कुछ स्टॉक्स जिनको बाहर किया है? देखिए, ऑफ लेट वन सेक्टर जहां पे काफी ज्यादा बीटन डाउन प्राइसेस देखने को मिले थे वो थे फार्मा।
वहाँ पे हमने जाके थोड़ा अग्रेसिवली पुश किया था। पिछले 3 महीने में हम काफ़ी अग्रेसिवली फार्मा को पुश कर रहे थे। स्टॉक्स लाइक सिप्ला, लुपिन, डॉक्टर रेड्डीज, पर्टिकुलरली डॉक्टर रेड्डीज में काफ़ी अच्छी रैली भी आई है पिछले 1.5-2 महीने में। तो वो एक सेक्टर था जहां हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल दिखता है और जहां प्राइसेस काफ़ी करेक्ट हो चुके थे। तो आई थिंक द ट्रेड कैन मूव फ्रॉम आईटी टुवर्ड्स फार्मा बिकॉज बोथ आर एक्सपोर्ट रिलेटेड सेक्टर्स। और अगर आपको फार्मा के वैल्यूएशंस थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल दिखें बिकॉज ऑफ द प्राइस करेक्शन और ग्रोथ आए, तो वो एक ट्रेड ऑफ मेरे को डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। दूसरा है डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल्स पर, बिकॉज राइट नाउ पीपल, अगर आप डोमेस्टिक सेक्टर्स देखें तो 4 बड़े सेक्टर्स हैं। एक है आपका ऑटो, एफएमसीजी, बैंक्स एंड कैपिटल गुड्स। फिलहाल जहां तक हमने कंपनी से बात की है, कैपिटल गुड्स रिवाइवल अभी थोड़ा दूर है हमें लगता है। तो आई थिंक मेरा ये मानना है कि बैंक्स में अभी भी पैसा आ सकता है। आप एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स देख लीजिए। ऑप्टिकली अगर हमारा ये डिस्कशन फ्राइडे को हो रहा होता तो हमें लगता कि 5-7% नीचे होता एक्सिस बैंक, लेकिन ये हुआ नहीं। तो आई थिंक प्रोग्रेसिवली बैंक्स में भी ज्यादा पैसा आने की संभावना है। तो आई थिंक बैंक्स, एफएमसीजी एंड टू सम एक्सटेंट फार्मा एंड टू सम एक्सटेंट ऑटो वुड बी द 4 प्रेफर्ड सेक्टर्स फॉर मी फॉर द ईयर।